और उसके अंतर्गत अधिगम के नियम के अंतर्गत जो उसके दो नियम हैं, एक मुख्य नियम है और एक गौण नियम है। तो मुख्य नियम हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि अधिगम के गौण नियम। अधिगम के गौण नियम, यह अधिगम के गौण नियम किसके हैं? तो यह थॉर्नडाइक के हैं। यह थॉर्नडाइक का है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि अधिगम के गौण नियम किसके हैं? तो यह अधिगम का गौण नियम किसका है? थॉर्नडाइक का है। अधिगम के गौण नियम कितने हैं? अधिगम के गौण नियम 5 है। यह भी प्रश्न बन करके आता है। बीटेट, सीटेट और सुपरटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अधिगम के गौण नियम कितने हैं? तो 5 है। अधिगम के गौण नियम किसने दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। यहाँ से यह 2 प्रश्न हमारे बन जाते हैं जो बीटेट, सीटेट या सुपरटेट में पूछे जाते हैं। अब वह 5 नियम कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला नियम है मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति अधिगम करने के लिए मानसिक स्थिति ठीक प्रकार से होना बड़ा जरूरी है। अगर हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं है या बच्चे का मन चंचल है, वह इधर उधर विचार विमर्श कर रहा है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या चाहिए कि वह अपने मूल विषय जिसे वह पढ़ाने जा रहा है, वह अपने मूल विषय को वह इतना प्रभावशाली बना ले कि बच्चा उस विषय को ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना सीख जाए। इसे हम कहते हैं जो उसका मूल विषय है जिस शिक्षक का, उस मूल विषय के अंतर्गत आज हम जो नवीन ज्ञान देने जा रहे हैं, जिस किसी विषय के रूप में हम बताने जा रहे हैं, एक टॉपिक के रूप में बताने जा रहे हैं, उस नवीन ज्ञान के संबंध में बच्चे को मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, यह 2 परिस्थितियां होती हैं बच्चे के पास कि शिक्षक अगर बच्चे को मानसिक रूप से तैयार कर लिया कि हाँ बच्चा अब पढ़ने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, और उसके अंदर वह एक ऐसा संवेग उत्पन्न कर दे कि वह बच्चा उस विषय के लिए तत्पर हो जाए। तत्पर अगर हो जाता है, एक ऐसा संवेग उत्पन्न होता है, तो बच्चा मानसिक रूप से तो तैयार हो गया और एक ऐसा संवेग हुआ कि बच्चा उस विषय को सीखने के लिए तैयार हो गया। यह किसके अंतर्गत आता है? मानसिक स्थिति। जब तक मेरी मन स्थिति सही नहीं होगी, बच्चे की मन स्थिति सही नहीं होगी, तब तक बच्चा ठीक प्रकार से अधिगम नहीं कर सकता है। तो यह अधिगम के गौण नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने बताया कि मानसिक स्थिति बच्चे की कैसी है, इसको सबसे पहले भाप लेना आवश्यक होता है। अगर शिक्षक उसे सही प्रकार से भाप लेता है तो उसकी मानसिक स्थिति को सही करने का वह उपाय ढूंढता है। वह उसका दायित्व है, वह उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को हम कैसे पूर्ण रूपेण तैयार कर ले कि बच्चे को जो हम पढ़ाने के लिए प्लानिंग करके आए हैं उस अपने पाठ्य विषय वस्तु को उसके पास तक हम पहुंचा दें। यह शिक्षक का अपना दायित्व है, उसकी यह जिम्मेदारी है। बच्चा तो पढ़ना नहीं चाहेगा, बच्चा जब चाहेगा तब पढ़ेगा। अगर वह आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको उसके अनुसार चलना है। इसलिए उसकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करना किसका काम होता है? शिक्षक का काम होता है। और उसको ठीक प्रकार से सिखाने में संवेग की बड़ा भूमिका होती है। और आप अगर उसे मानसिक स्थिति में ला लिए, ऐसा तैयार कर लिए कि हाँ बच्चा या पढ़ना चाहता है या सीखना चाहता है, वह क्या सीखना चाहता है? जो आप चाहते हैं बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के पाठ्यक्रम के अनुसार। लेकिन अब उसको सीखने में ऐसा कुछ
वह एहसास नहीं कर पा रहा है कि हाँ मैं इसे सीखने जा रहा हूँ। ऐसा कोई संवेग उत्पन्न ही नहीं हो पा रहा है कि कितना जल्दी हम सीख लें। इसको भी उत्पन्न कराना शिक्षक का काम होता है। तो यह दो नैतिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है शिक्षक के लिए कि शिक्षक मानसिक रूप से सबसे पहले बच्चे को तैयार कर ले, और संवेगात्मक रूप से जब शिक्षक बच्चे को तैयार करता है, बच्चा जब तत्पर हो जाता है उस विषय वस्तु को सीखने के लिए, तब शिक्षक के द्वारा जो नवीन ज्ञान दिया जाना होता है उसमें वह शिक्षक क्या होता है, सफल हो पाता है। तभी वह उसे ठीक प्रकार से सिखा पाता है। बच्चे को क्या करना है, मानसिक रूप से तैयार कर देना है। तो अधिगम के गौण नियम के अंतर्गत थार्नाइक ने बताया कि सबसे पहले शिक्षक का दायित्व है कि बच्चे को मानसिक रूप से तैयार कर लिया जाए कि बच्चा उस विषय को ठीक प्रकार से सीख सके। अगला पॉइंट है, उसे जानेंगे। आंशिक क्रिया। अब यह आंशिक क्रिया क्या है? आंशिक क्रिया। इस आंशिक क्रिया के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा छोटे छोटे एक विषय कोई हम लेते हैं, कोई एक प्रकरण लेते हैं, टॉपिक लेते हैं, और किसी एक प्रकरण को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भाग में बांट लेते हैं। किसी एक प्रकरण या विषय कह लें, जो आप समझ सकते हैं, जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं, विषय का मतलब सब्जेक्ट से मेरा नहीं है, जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसे प्रकरण कहा जाता है, उस प्रकरण को हम इतने छोटे छोटे भाग में बांट लें कि बच्चे को अधिगम करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, अधिगम करने में सहायता मिल जाए। जैसे एक रोटी बच्चा खाता है, अगर एक रोटी बच्चा खाता है तो बच्चा को एक रोटी दे दिया जाए खा ले, ऐसा नहीं। बच्चे को इस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में हमको बांट देना है और उसे खाने में हमें सहायता करना है कि वह उसे चबा चबा करके खाए। चबा चबा करके खाने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े में हम बांट लेते हैं, छोटे छोटे जब उसके भाग कर लेते हैं, जैसे कि यह एक भाग हो गया, यह एक भाग हो गया, यह हो गया, यह हो गया, छोटे छोटे जब भाग में बांट लेते हैं तो बच्चा अगर रोटी खा रहा है तो उसे निगलेगा, लार बनाएगा, तो वह छोटा छोटा टुकड़ा जितना ही वह चबा चबा करके खाएगा उसके पाचन में सहायता मिलेगी। ठीक उसी प्रकार अगर एक प्रकरण को जितने भाग में हम बांट सकें, जितना वह संभव हो पाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, तो वह उसके प्रत्येक अंश को याद कर लेता है और प्रत्येक अंश को वह बच्चा समझ लेता है। अब जो क्रिया हम कर रहे हैं, एक प्रकरण को पढ़ाने में जिस क्रिया को हम कर रहे हैं, उस क्रिया के साथ साथ कुछ उप क्रिया अगर हम करते हैं तो क्या होगा लाभ? यह क्रिया और उप क्रिया का किया जाना शिक्षक का काम है। छोटे छोटे भागों में बांटना शिक्षक का काम है। बच्चा पचा लेगा, बच्चा सीख लेगा, बच्चा जान पाएगा। यह दायित्व बच्चे का नहीं है, यह दायित्व हमारा है। हमारा का मीन्स शिक्षक का। तो वह कितनी क्रिया, एक क्रिया को कितने उप क्रियाओं में बांटता है और एक प्रकरण को कितने छोटे छोटे उप प्रकरण में बांटता है, कितने छोटे छोटे भाग में बांटता है। जितना ही वह छोटा छोटा भाग बना देगा, बच्चे को सीखने में उतनी ही आसानी होगी। एक विषय वस्तु या एक प्रकरण को हम सामान्य रूप से पढ़ाते चले जाएंगे तो वह उस बच्चे के लिए क्या हो सकता है, बोझ हो सकता है। जैसे बच्चा एक रोटी को एक बार में नहीं खा सकता, उसी तरह छोटा बच्चा एक प्रकरण को बहुत सामान्य रूप से वह बच्चा उसका अधिगम नहीं कर सकता है, उसे वह सीख नहीं सकता है। अगर सीख लेता है तो उसका सामान्य तौर पर ज्ञान हासिल कर पाएगा। उसका आंशिक रूप से छोटे छोटे भागों में बांट करके जो अधिगम प्राप्त किया जाएगा, जिसमें और कुछ शेष सीखने की बात न बची रह जाए।
लेकिन अगर प्रकरण को बच्चा पढ़ता है, किसी एक विषय को सामान्य रूप से अगर पढ़ लेता है, तो उस बच्चे में और सीखने की संभावना बनी रहेगी कि उस विषय के संबंध में बच्चा और जान ले। लेकिन छोटे छोटे भाग में अगर बांट करके उसे पढ़ाया जाता है, एक क्रिया के साथ साथ कुछ उप क्रियाओं की सहायता से अगर हम पढ़ाते हैं, तो वह बच्चा अधिगम बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएगा और उस विषय वस्तु के अंतर्गत और कुछ शेष जानने की आवश्यकता उसे नहीं होगी। अगला पॉइंट है सात्विकरण। तीसरा जो पॉइंट निकल करके आता है, थार्डनाइक के अधिगम के गौण नियम के अंतर्गत, वह है सात्विकरण। अब सात्विकरण क्या है? चलिए जानते हैं। सात्विकरण के अंतर्गत बच्चे को किसी भी प्रकरण को जीवन से जोड़ना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, पूर्व अनुभव से जोड़ना। अगर शिक्षक के द्वारा एक प्रकरण को अगर तैयार कराना है, बच्चे को किसी एक पाठ्य विषय को तैयार कराना है, तो उसके जीवन से जोड़ दीजिए। जब जीवन से उसको जोड़ा जाएगा तो वह बच्चा उस विषय को अपने जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास करेगा और उसे ऐसा एहसास होगा कि इसका मेरे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग है। जैसे अगर बच्चे को काउंटिंग सिखाना है और कुछ ज्ञान दे दिया गया है और यह जानना है कि उसके जीवन में क्या उपयोग है, तो उसके शर्ट में कितने बटन हैं, उनके हाथ में कितनी उंगलियां हैं। बच्चा जब छोटा सा शिशु होता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, जब छोटा सा शिशु होता है 3-4 साल का, तो उसे कुछ डंडे मार करके और जोड़ घटाव सिखाए जाते हैं। अगर इससे नहीं हो पाता है तो बच्चे से कहा जाता है कि बेटा तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। वह क्या करता है, वह 1 2 3 4 5 और फिर लिखता है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। फिर पूछा जाता है बेटा तुम्हारे बाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो फिर क्या करता है 1 2 3 4 5, फिर वह क्या लिखता है 5 लिखता है। यह कुछ दिनों तक वह बच्चा करता है। बाद के समय में उसे पूछा जाता है बेटा तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो वह फिर क्या कहता है मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। अब इस दोनों क्रिया को वह क्या करता है, भूल जाता है। अब वह क्या कर लिया, अब वह सात्विकरण कर लिया अपने जीवन से, अपने शरीर के एक अंग से। क्या हो गया, उसका सात्विकरण हो गया। वह अपने जीवन से जोड़ पाया और उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। अगर इस तरह से जोड़ा जाएगा तो वह उस विषय का क्या कर लेगा, सात्विकरण कर लेगा। वह अपने जीवन से जोड़ करके उसे सीख पाएगा। पूर्व ज्ञान, अब उससे जब कभी भी पूछा जाएगा कि बेटा तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो वह कह देगा कि मेरे हाथ की 10 उंगलियां हैं। हाथ की यह 10 उंगलियों को वह बता देगा। वह किस आधार पर बताएगा, वह पूर्व अनुभव के आधार पर बताएगा, क्योंकि एक हाथ में 5 उंगली को गिना था, फिर एक हाथ में 5 उंगली को गिना था, तो अब वह 10 उंगलियां हो गई। अब उसका पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान उसके साथ काम कर रहा है। वह किस आधार पर काम कर रहा है, उसके जीवन के साथ। तो किसी पाठ्य विषय को अगर हम बच्चे के जीवन से जोड़कर पढ़ाने का काम करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि नहीं, यह मेरे जीवन में है, यह मेरे शरीर में है, यह मेरे जीवन का एक हिस्सा है और इसे मुझे जानना चाहिए। यह तो मेरे हाथ में ही है, मेरे शर्ट में 5 बटन है, 6 बटन है, यह तो मुझे पता ही नहीं था। सामान्य तौर पर प्रश्न बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है। आप जिस गाड़ी से रोज चल रहे होते हो, आपकी गाड़ी का नंबर आपको पता नहीं होता है। वह किसका दोष है, वह आपका दोष है। अगर आपको
बार बार यह पूछा जाएगा तो आपको वह सात्विकरण हो जाएगा। आप उसे जान पाएंगे कि मेरी गाड़ी का नंबर क्या है, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, मेरे शर्ट में कितने बटन हैं, तमाम ऐसी बातों को आप जान पाते हैं और वह विषय वस्तु आपको आसानी से क्या होता है, तैयार हो जाता है। और उसके लिए हम कुछ ही समय तक मुझे तत्पर होना होता है कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं या मेरा इस विषय से मेरे जीवन में क्या संबंध हो सकता है, क्या इसे जानना मेरे लिए आवश्यक है। अगर उस तरीके से शिक्षक के द्वारा उस पाठ्य वस्तु को पढ़ाया जाता है तब बच्चे को लगेगा कि नहीं, यह मेरे लिए उपयोगी है और वह उसका क्या करेगा, सात्विकरण कर लेगा। अब अगला पॉइंट आता है बहुविधि अनुक्रिया। बहुविधि अनुक्रिया। बहुविधि अनुक्रिया सामान्य तौर पर ऐसा भी होता है कि हम कुछ जानना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति से, किसी विषय के संबंध में, तो उससे संबंधित उससे कुछ हम प्रश्न पूछने लगते हैं और इसे टीचिंग लाइन में कहा जाता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान। शिक्षक को जब पढ़ाना होता है तो वह अपने प्रकरण पर, सीधे टॉपिक पर न आकर के उसके इर्द गिर्द के प्रश्नों को वह पूछना चाहता है। ऐसे ही बहुविधि अनुक्रिया के अंतर्गत कुछ क्रिया के द्वारा शिक्षक ज्ञान देना चाहता है। अब वह कुछ क्रिया के द्वारा जब ज्ञान देना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर क्या आएगा, पूर्व ज्ञान आएगा। कुछ क्रिया तभी वह करा सकता है जब बच्चा उस विषय के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रख रहा होता है। अब यह क्रिया और ज्ञान की जब बात आती है अनुक्रिया के अंतर्गत या बहु अनुक्रिया के अंतर्गत, यानी कि एक समस्या का समाधान बच्चा कितने तरीके से कर पाएगा, यह देखने की बात होती है। तो शिक्षक यह चाहता है कि जो हमने ज्ञान बच्चे को दिया है क्या वह अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। इसे हम कहते हैं अनुप्रयोग विधि। इसे हम कहते हैं अनुप्रयोग विधि। अनुप्रयोग विधि का मतलब क्या है कि वह बच्चा आज जो ज्ञान सीख रहा है उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेगा। अब इस बहुविधि अनुक्रिया के अंतर्गत शिक्षक जो ज्ञान देता है, जो पहले दे चुका है ज्ञान, जिसे हम पूर्व ज्ञान के नाम से जानते हैं, अब उस ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए शिक्षक कुछ कार्य दे देता है और बोलता है बेटा इसे करके दिखाओ। बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट देता है या अलग अलग स्थान पर बैठा देता है या कुछ वर्क दे देता है और कहता है कि इस काम को करके दिखाओ, इस समस्या का समाधान करके दिखाओ। फिर एक बार और उदाहरण लेते हैं। जैसे गणित के शिक्षक को प्रायः यही देखा जाता है कि एक चैप्टर में 10 सवाल है, 1 से 10 तक 10 सवाल हैं। शिक्षक क्या करता है कि 1, 2, 3 और 4 को बता देता है और फिर बोलता है कि बेटा इसी फार्मूले के आधार पर, इसी सूत्र के आधार पर आपके 5वें, 6वें, 7वें से लेकर के 10वें तक के प्रश्न इसी फार्मूले के आधार पर हल होंगे, आप हल करके दिखाओ। यह क्या है, यह बहुविधि अनुक्रिया के अंतर्गत आता है कि हमने कुछ ज्ञान दिया, वह पूर्व ज्ञान हो गया। अब वह अनुप्रयोग क्या कर रहा है, उस फार्मूले का अपने जीवन में, अपने उस विषय में जो उसे 6 से लेकर के 5 से लेकर के 10 तक के सवाल को हल करने हैं, उस फार्मूले का प्रयोग वह कैसे कर रहा है। यह क्या हो गया, बहुविधि अनुक्रिया के अंतर्गत आता है कि वह बच्चा उस उत्तर को सही प्रकार से हल करता है
बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा ऊपर से कुछ सवाल को हल करते हुए आया और लास्ट में कुछ ऐसी समस्या उसके पास आ गई कि वह उसका उत्तर गलत लिख देता है। तो शिक्षक क्या करता है, उसे उसका जब मूल्यांकन करता है बच्चे के सामने तो बोलता है कि बेटा यहाँ ठीक है, यहाँ देखो ठीक है, यहाँ ठीक है, बेटा तुमने यहाँ पर गलती कर दी है। और फिर उस गलती को वह शिक्षक बताता है और वहां पर क्या करना चाहिए इस बारे में बताता है। अब ध्यान दीजिए कि यहां से बच्चा चल करके यहां तक आया था और यहां पर आकर के बच्चा कुछ गलती कर दिया था। यानी कि बच्चा जब यहां से चल करके यहां तक आ गया था तो यहां तक तो वह सही आया था, यहां पर कुछ मिस्टेक होने के कारण यहां पर उसका आंसर गलत हो गया था। अब शिक्षक को क्या हो गया कि यहां पर उसके उस फार्मूले को या उस मेथड या उस विधि जो कुछ भी आप समझ लें, वह जो क्रिया यहां पर करता है अब इतना ही उसे सीखना है। किसे? उस बच्चे को सीखना है। जैसे ही यहां पर थोड़ा सा अंश मात्र सीख लेता है, यहां का जो क्रॉस लगा है वह राइट मार्क में बदल जाता है। यानी कि अब बच्चा यहां से यहां तक कुछ क्रियाओं की सहायता से वह अधिगम करना सीख गया। अब वह कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि बच्चा जैसे कि 100 मीटर का दौड़ था और बच्चा 90 मीटर तक दौड़ा। अब 10 मीटर के लिए उसे क्या समस्या हो रही है, इस 10 मीटर के बारे में शिक्षक को बताना है, 90 मीटर के बारे में शिक्षक को नहीं बताना है। वह अन्य अन्य क्रिया की सहायता से पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चा 90 मीटर की दूरी तय कर ली। अब उसे 10 मीटर के बारे में दूरी तय कैसे करनी है और सफलता को कैसे प्राप्त करना है, मात्र इतना ही दायित्व तो शिक्षक का रह जाता है। किस क्रिया के अंतर्गत? बहुविधि अनुक्रिया के अंतर्गत। क्लियर है? किसी कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है साहचर्य परिवर्तन। अब जानेंगे कि यह साहचर्य परिवर्तन क्या है, जो थार्नाइक के अधिगम के गौड़ नियम का अंतिम नियम है, साहचर्य परिवर्तन। चलिए देखते हैं। साहचर्य परिवर्तन। साहचर्य परिवर्तन के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान दिया गया होता है उसका बच्चा अपने दैनिक जीवन में, जैसे बच्चा आज विद्यालय में कोई ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञानात्मक प्रयोग के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चा आज ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसका मतलब क्या निकल करके आएगा। बच्चा जो भी ज्ञान आज प्राप्त किया है उसका वह अपने दैनिक जीवन में उसका वह प्रयोग करेगा। आज जो बच्चा ज्ञान प्राप्त किया है, थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं। कलाम साहब आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से हम सभी जानते हैं। कलाम साहब के क्या जो शिक्षक, सभी शिक्षक थे, जिन जिन शिक्षकों से उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, क्या सभी शिक्षक मिसाइल मैन थे? नहीं, मिसाइल मैन नहीं थे। एडिसन ने बल्ब को बनाया, क्या उसके सभी शिक्षक वैज्ञानिक थे? नहीं, ऐसा नहीं था। जेम्स वाट ने इंजन तैयार किया, भाप का इंजन तैयार किया, तो क्या उसके सभी शिक्षक इंजीनियर थे? नहीं, ऐसा नहीं था। होता क्या है, इस साहचर्य परिवर्तन का मतलब है कि बच्चा आज जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ज्ञान का एक और थोड़ा सा मायने जान लेंगे कि शिक्षक के द्वारा एक कक्षा में जो 100% किसी विषय पर ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान का 90% बहुत कम विद्यार्थी हासिल कर पाते हैं। एवरेज मान करके चलिए
कि जो आज ज्ञान 100% शिक्षक के द्वारा परोसा गया विद्यार्थियों के समक्ष, उसका बच्चा 70% ही हासिल कर पाता है। 80% मान लेते हैं कि बच्चा हासिल कर लिया। उस क्लास में 100% उसे लगता है, शिक्षक के जाने के बाद 90% हो जाता है, कुछ समय बाद वह 80% हो जाता है और अस्थाई लगभग 70% के आसपास उसके पास बचा होता है। लेकिन जब उस प्राप्त ज्ञान का बच्चा अपने जीवन में प्रयोग करने की बात आती है, तब उसे याद आता है कि हम इस प्राप्त ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं। क्या मुझे भी कुछ करना चाहिए, या ऐसे ही ज्ञान प्राप्त किए और ऐसे ही बड़े हो जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, अब वह उस पर क्या करता है, उस विषय पर कुछ शोध करता है। किस विषय पर? प्राप्त ज्ञान पर कुछ वह शोध करता है। यहां पर उसने 100% तो हासिल किया नहीं था, 90 हासिल किया था। कुछ समय के बाद वह 80 हो गया और अस्थाई उसके मस्तिष्क में 70 रह गया। अब वह विषय पर शोध करता है जो ज्ञान प्राप्त किया होता है। उस विषय पर शोध करने के पश्चात यह शिक्षक के द्वारा एक समय में जो 100% ज्ञान दिया गया था, उस प्राप्त ज्ञान में और क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, वह क्या है? वह जो संभावनाएं बनती हैं और उस संभावनाओं की वह बच्चा तलाश कर लेता है बाद के समय में, उसे हम कहते हैं क्या? साहचर्य परिवर्तन। यह उसके अब वास्तविक ज्ञान का प्रयोग हुआ कि वह प्राप्त ज्ञान का क्या कर पाया? प्रयोग कर पाया। अब उसके दैनिक जीवन में वह जब तक साहचर्य परिवर्तन नहीं हो पाता, उस ज्ञान का कोई बहुत मायने निकल करके नहीं आता है। प्रारंभिक समय में शिक्षक यही कराते हैं। जब लैब में लेकर के जाते हैं शिक्षक, तो विद्यार्थी को थ्योरिकल ज्ञान दे देते हैं और अब बोलते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था, इसको करके अब प्रैक्टिकली दिखाओ। बाद में प्रारंभिक समय में बच्चा छोटे स्तर पर वो प्रैक्टिकल करता है और बाद के समय में वह बड़े स्तर पर प्रैक्टिकल करता है, जिसे हम उस ज्ञान में शोध होने की संभावना को नाम से जानते हैं। और उस शोध में जैसे ही सफलता मिलती है, अब बच्चे के जीवन में परिवर्तन आता है, जिसे हम साहचर्य परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर बच्चा अपने प्राप्त ज्ञान का सही उपयोग कर पाया। यह कुछ जो थार्नाइट ने अधिगम के गौण नियम के अंतर्गत 5 पॉइंट बताए थे। यह 5 पॉइंट थे: मानसिक स्थिति, आंशिक अनुक्रिया, सात्विकरण, बहुविधि अनुक्रिया और साहचर्य परिवर्तन। एक और बात जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं। बीटेट, सीटेट और सुपर टेट से संबंधित ऑनलाइन मैं क्लास लेता हूं, जिसका नाम है, वह एप्लीकेशन है, वह ऐप का नाम है स्टडी बाय वीर सर। यह प्ले स्टोर पर आपको उपलब्ध है। स्टडी बाय वीर सर के नाम से वह एप्लीकेशन है और आप उसको डाउनलोड करके आप हमसे संपर्क बना सकते हैं। इस पर आपको हम वीडियो उपलब्ध कराते हैं, जो अगर आप एप्लीकेशन 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के लिए वो उस एप्लीकेशन को आप हमसे लेते हैं, तो उतने दिनों तक वह समस्त वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगे। अगर आप किसी दिन ऐसा होता है कि आप अगर ऑनलाइन क्लास हमारा अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वह वीडियो अंतिम समय तक आपको प्राप्त रहेगा। उसे आप जब चाहें 24 घंटे आप देख सकते हैं। उस पर कुछ PDF भी आपको प्राप्त होंगे जो आपके तैयारी से संबंधित होंगे, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, वह भी अंतिम समय तक आपको प्राप्त होता रहेगा। आप इस अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप हमारे नंबर 9598803299 पर व्हाट्सएप करके आपको कौन सा क्लास लेना है, कितने दिनों के लेना है, उसके बारे में आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं YouTube के लिए
बहुत सारे मैटर को लेकर के बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित, टेट, सीटेट और सुपर टेट से संबंधित मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूं। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।